Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of Economic Survey 2020-21 where we will discuss each and every chapter of Economic Survey. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम 2 से। वॉल्यूम 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको सारा अच्छे से समझ भी आ चुका है और आप टेस्ट भी दे चुके हो। वो जो 50 क्वेश्चंस थे वो खत्म करके ही वॉल्यूम 2 देखना है आपने। ऑलराइट, तो वॉल्यूम 1 के आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अच्छे से एमसीक्यूज कर लिए, आपका प्रॉपर तरीके से हो गया है। अगर आपने प्रॉपर लेक्चर देखे, पीडीएफ पढ़ी है और टेस्ट दिया है तो आपका अच्छे से वॉल्यूम 1 हो चुका है, बस अब उसे रिवीजन के टाइम पे खोलना। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2 से और वॉल्यूम 2 के भी हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वॉल्यूम 2 होता है ना, उसका पहला चैप्टर हमेशा पता है क्या होता है, आने वाले चैप्टर्स जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनकी समरी होती है। तो अगर इस वॉल्यूम 2 में 10 चैप्टर हैं तो एंड के जो 9 चैप्टर्स हैं ना, उनकी एक तरह की समरी दी हुई है चैप्टर 1 में। राइट, तो हम डिटेल में एक ईच एंड एवरी चैप्टर तो करेंगे ही करेंगे। तो वॉल्यूम 2 के चैप्टर 1 पे हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, एक ब्रीफ में ही इसको स्टडी करेंगे, फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम एक एक चीज डिटेल में कर लेंगे। राइट, मेक सेंस? ठीक है, तो इसे ब्रीफ में ही करते हैं। इसका नाम भी आप देख लो, जो वॉल्यूम 2 का हमेशा चैप्टर 1 होगा वो ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेट बताएगा, स्टेट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2020-21, अ मैक्रो व्यू। राइट, ओवरऑल आपको बताएगा ना। ये जो पिछला साल गुजरा है ये कोरोना ईयर था, कोविड-19 का ईयर था, तो वाजिब सी बात है कि कोविड-19 के बारे में इस चैप्टर में जरूर दिया होगा। राइट, पर हम कोविड-19 की जो डिटेल्स है ना और उसका जो इंपैक्ट हुआ था हमारी इकोनॉमी पे, वो हम अच्छे से इतने डिटेल में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर 1 था उसमें भी हमने कोविड के बारे में ही बात करी थी। तो काफी सारी चीजें जो कोविड का इंपैक्ट हुआ था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी इस चैप्टर में हम अच्छे से देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे हिली है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, और हम गवर्नमेंट का पॉलिसी रिस्पॉन्स भी देखेंगे। काफी चीजें आपको याद आएंगी वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 की, पर उन्हें पेशेंटली सुन लेना आप। ठीक है, चलो वॉल्यूम 2 चैप्टर 1। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी एक कोट है तिरुकुराल का। अब तिरुकुराल का कोट बहुत ज्यादा आए हैं पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी और वॉल्यूम 1 में भी आया है तिरुकुराल का कोट। राइट, ये तमिल पोएट थे। क्लियर? तो वॉल्यूम 2 में भी इनका एक कोट है। इनका कोट क्या कहता है? Doing the right things at the right time is the rope which binds the wealth, making it boundless. अगर आप सही समय पे सही एक्शन लेते हो तो आपकी वेल्थ में विस्तार होता है, वेल्थ आपकी बढ़ती है। राइट, और ये जो कोट है ना, एक तरह से थीम अंडरलाइन कर रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इस पर्टिकुलर चैप्टर में पता है क्या बताया हुआ है? इस पर्टिकुलर चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे ने बताया हुआ है कि कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से और कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में सॉलिड क्राइसिस आया था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ही कैलिब्रेटेड और परफेक्ट रिस्पॉन्स दिया है, बिल्कुल ठीक ठाक सही समय पे सही रिस्पॉन्स दिया है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी इज फेसिंग अ वी शेप्ड रिकवरी। तो सही समय पे सही चीज करी, क्राइसिस के समय पे सही चीजें करी गवर्नमेंट ने, इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी वी शेप्ड रिकवरी दिखा रही है। और आपको पता है आईएमएफ की प्रोजेक्शन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रोजेक्शन है कि 2 सालों के अंदर अंदर इंडिया विल अगेन बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। राइट, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगर हम 2 साल में बन रहे हैं, दैट मींस हमने इस क्राइसिस की मैनेजमेंट ठीक से करी होगी एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। तो हमने सही समय पे सही चीज करी है, इसी वजह से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकते हैं और हमारी वी शेप्ड रिकवरी हुई है। ये एक तरह से चैप्टर आर्ग्यू कर रहा है और इसीलिए तिरुकुराल का ये वाला कोट हमने स्टार्टिंग में डाल दिया। राइट, नाउ आप डिसएग्री कर सकते हो इस स्टेटमेंट से, आप ये मान सकते हो, हो सकता है कि आप में से कई लोग ये मानते हो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं करा है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल बहुत खराब मैनेजमेंट करी है कोविड-19 क्राइसिस की, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, पर आप वो जो आपकी मान्यता है उसको साइड पे रख के एक बारी इस चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे ने आर्ग्यू क्या करा है उसको देखना। ठीक है, आपकी जो खुद की कन्विक्शंस है उनको एक बारी साइड पे रख के जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर ले आना, पर वो कन्विक्शंस को साइड पे रख के बिल्कुल न्यूट्रल होके आप देखो कि कैसे सामने वाला इंसान बता रहा है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल एप्ट रिस्पॉन्स दिया है। राइट, ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से।
Now, the year 2020 witnessed unrivaled turmoil with novel COVID-19 virus and the resultant pandemic emerged as the biggest threat to the economic growth of a century. आपको पता है ये जो क्राइसिस आया था कोविड-19, इसने इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था. तभी इसे हम कहते हैं वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस. ऐसा इवेंट इकोनॉमी को खराब करने वाला 100 सालों में तो नहीं हुआ था, पिछले 100 सालों में. ठीक है, वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस है. और एक और नाम यूज करते हैं, मैं चाहता हूं आप अपने आंसर्स में भी वो नाम यूज करना. कोविड-19 क्राइसिस को हम कहते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट. ब्लैक स्वॉन, किसी भी इवेंट को हम ब्लैक स्वॉन इवेंट क्यों कहेंगे, ये याद रखना. जो स्वॉन होती है ना, जो एक बर्ड है जो पानी पे भी तैर रही होती है, राइट, डक्स जैसे, तो जो स्वॉन होती है ना, व्हाइट कलर की होती है. अगर आपको ब्लैक कलर की स्वॉन दिख जाए, दैट मींस ये तो बहुत ही रेयर चीज है. कभी भी किसी को ब्लैक स्वॉन दिखी नहीं है, इतना रेयर होता है, होता ही नहीं है. इसीलिए जब भी हम कहते हैं कि ब्लैक स्वॉन, मतलब बहुत ही रेयर चीज, क्योंकि एक व्हाइट कलर की जो स्वॉन है वो तो दिखती है, ब्लैक कलर की नहीं दिखती. इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर इवेंट. तभी हम कहते हैं, यूज करते हैं वर्ड ब्लैक स्वॉन इवेंट. ठीक है, ये याद रखना, यूज करना इसे. नाउ, आपको पता है ये क्राइसिस कितना ज्यादा बड़ा था. एक बारी हम कोविड-19 के बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं. वैसे तो हमने वॉल्यूम 1 में अच्छे से कवर करा है, वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 में, पर ब्रीफ में देख लेते हैं. ठीक है, WHO ने ना जनवरी 2020 में, जब WHO को लग रहा था ये जो क्राइसिस है बढ़ता जा रहा है, तब WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था, पर WHO को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तब उन्होंने इसे कह दिया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. पर विद इन 3 मंथ्स या 2 महीने के अंदर अंदर ये पैंडेमिक की शक्ल ले गया और WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, 3 महीनों के अंदर, 3 महीने पहले वो इसे कह रहे थे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और 3 महीनों में इतना बुरी तरह फैल गया, सारी कंट्रीज में फैल गया कि WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया. क्लियर? तो ये इससे ये पता चलता है कि ये जो पैंडेमिक था ये बहुत जल्दी फैलता है, इसका स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिशन या इसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड थी. क्लियर? This in turn posed the most formidable economic challenge to India and to the world in a century. ठीक है? Given the lack of cure, अच्छा उस समय जब ये आया था, अब तो वैक्सीन आ गई है, पर ना कोई मेडिसिन थी. लोग बात करी जा रहे थे कि रेमडेसिविर ले लो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ले लो, पर उसमें कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई थी कि यही क्योर है कोविड-19 का. राइट? तो क्योर नहीं है, वैक्सीन नहीं है. अब उस समय सारी गवर्नमेंट्स के सामने एक ही चीज आ गई थी कि यार देखो, ना तो कोई क्योर है, ना कोई वैक्सीन है. अब इसे रोका कैसे जा सकता है? जितने भी फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल चीजें हम कर सकते हैं, वो तो अवेलेबल ही नहीं है. ना क्योर है, ना वैक्सीन है. अब इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आप नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस लेके आओगे. एक तो होती है फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन. फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन क्या होगी? दवाई या वैक्सीन. अच्छा, डिजीज को रोकने के लिए, एपिडेमिक को रोकने के लिए नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन क्या होगी? जो गवर्नमेंट्स ने करा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, आपके सारे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, लॉकडाउन लगा दिया, पब्लिक गैदरिंग्स बैन कर दी, कर्फ्यू लगा दिया, नाइट कर्फ्यू भी लगाए हैं. राइट? ये सब किस लिए लगाया? ताकि आप ट्रांसमिशन रोक सको. इन्हें हम नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस कहते हैं. पर ये नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस लगाने की वजह से क्या हुआ? लॉकडाउन लगाने की वजह से क्या हुआ? रिसेशन आ गया, और बहुत सॉलिड वाला रिसेशन आ गया. आपने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद ही कर दी, राइट? बैन ही लगा दिया, तो उस वजह से आ गया रिसेशन. अब जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उनके सामने 2 चॉइसेस थी. वो चॉइसेस क्या थी? या तो पैंडेमिक की परवाह करे बगैर आप वो खोल दो, सारी इकोनॉमी खोल दो, लॉकडाउन ना लगाओ, तो उसमें क्या होगा? लोगों की जानें जाएंगी. पर अगर आप लोगों की जानें बचाने जाओगे, दूसरी ऑप्शन की तरफ जाओगे, तो लोगों की जॉब्स जाएंगी, लाइवलीहुड्स जाएगा. तो ईच एंड एवरी गवर्नमेंट फेस दिस डायलेमा, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स. जानें बचाएं या लोगों के रोजगार बचाएं. और गवर्नमेंट ने शुरुआत में क्या मेथड अपनाया? पहले जानें बचाओ, फिर रोजगार की तरफ जाएंगे. राइट? हर कंट्री ने फेस करा है लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स का. क्लियर? अच्छा, हमने वॉल्यूम 1 में एक और चीज करी थी. हमने कहा था कि गवर्नमेंट ने शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन क्यों लगा दिया,
बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया था ना मार्च एंड में, अप्रैल मई में बहुत स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था, सड़कें खाली थी। क्यों लगाया? बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू फ्लैटन द कर्व को फ्लैटन करना था। नाउ कर्व फ्लैटनिंग आप कर चुके हो वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 में। उसका मतलब क्या है कि जो पीक आएगी ना, जो भी पीक केस हैं, हर रोज कुछ केसेस आ रहे थे, तो जो पैंडेमिक की पीक आएगी ना कि किस दिन मैक्सिमम केस आएंगे, वो एज लेट एज पॉसिबल आप कर दो। ठीक है, कर्व को फ्लैटन कर दो। अगर आपकी पीक जल्दी आ जानी थी कि आपने लॉकडाउन ना लगाया होता तो आपकी पीक जल्दी आ जाती, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जल्दी आ जाते, पर आपने लॉकडाउन वगैरह लगा के कर्व को फ्लैट कर दिया, ये फ्लैटन कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? एक तो आपकी पीक डिले होगी, पहले यहां आनी थी अब यहां आ गई। तब तक जब तक डिले हो जाएगा तब तक क्या होगा? तब तक आप अपने हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दोगे, बेड्स वगैरह बढ़ा दोगे, वेंटिलेटर्स बढ़ा दोगे, सारी चीजें बढ़ा दोगे, तब तक आपको टाइम मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप कर्व को फ्लैटन करते हो तो एक पॉइंट पे आपको इतने केसेस फेस करने पड़ते, अब आपने कर्व फ्लैट कर दिया तो अब कम केसेस फेस करने पड़ रहे हैं, राइट? ये तो हम कर ही चुके हैं ना, मैं फिर भी ब्रीफ में बता रहा हूं। तो फ्लैटनिंग द कर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो था कि आपने कर्व फ्लैटन करना है, और कर्व फ्लैटन करने के लिए आपने कौन सी इंटरवेंशन लेनी थी? नॉन फार्मास्यूटिकल। कर्व को फ्लैटन करने के लिए आपने नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन करनी थी, पर नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन का क्या नुकसान है? वेल, आपके रोजगार जाएंगे, लाइवलीहुड जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। तो हर कंट्री ने ये डायलेमा फेस करा है। अब ये जो चैप्टर है ये एनालाइज करता है कि इंडिया ने इस डायलेमा को कैसे टैकल करा है और कितने अच्छे से टैकल करा है, राइट? तो द बेसिक एम ऑफ दिस चैप्टर इज कि इंडिया ने ना इस डायलेमा को बहुत अच्छे से टैकल करा है, ये दिखाना, ये बेसिक एम है। और इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि शॉर्ट टर्म पेन कि अभी आपने एकदम से ब्रूटल लॉकडाउन लगा दिया तो एकदम से तो आपको पेन फेस करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पेन जो इंडिया ने सहा शुरुआत में, उसकी वजह से इंडिया को लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है। जो आईएमएफ की बात है, आईएमएफ ने कहा है ना 2 साल में आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाओगे, तो वो शॉर्ट टर्म पेन फॉलो करने का ही नतीजा है, कर्व को फ्लैटन करने का ही नतीजा है, राइट? चलो पहले बात कर लेते हैं स्प्रेड ऑफ द पैंडेमिक। ये पैंडेमिक स्प्रेड कैसे कैसे हुआ है। पहली बात तो ये पैंडेमिक आपको पता है सारे कॉन्टिनेंट्स में गया है, इवन अंटार्कटिका में भी इंफेक्शंस आए हैं, मोर देन 220 कंट्रीज में हुआ है। नाउ हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में इस पैंडेमिक ने डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ली है। डिफरेंट ट्रेजेक्टरी मतलब कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सप्लोड कर गया इन्फेक्शन और डेथ्स भी, और कई कंट्रीज में इतना ज्यादा एक्सप्लोड नहीं करा, मैनेजेबल हो गया ना। उसके कारण क्या थे? बहुत सारे कारण थे कि जो भी आपने, किस कंट्री ने कैसा पॉलिसी रिस्पॉन्स रखा है, किस कंट्री ने कैसे मैनेज करा है, किस कंट्री के लोग कितना दूर दूर रहते हैं। जैसे हमने करा था नेटवर्क इफेक्ट्स, नेटवर्क फिनोमेना था, राइट? कि नेटवर्किंग कैसी है, अगर लोग कंडेंस है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं तो कोविड-19 एक्सप्लोड करेगा। यही सारी चीजें थी। खैर, फिर भी हम कंपेयर करते हैं ना। कंपैरिजन के लिए हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है पूरे वर्ल्ड को। एक तो है आपकी एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो आपका वेस्टर्न यूरोप हो गया और आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, कनाडा, यूएसए वगैरह, एक तो वो हो गए, ठीक है। और दूसरे हो गए आपकी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जैसे इंडिया, ब्राजील, टर्की, ये सारे। चाइना भी आपकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में ही आता है, पर चाइना को इसमें हम रख नहीं रहे क्योंकि चाइना से तो शुरुआत हुई है, राइट? नाउ पाया पता है क्या गया, आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो। शुरुआत में सबसे ज्यादा ये ब्लू वाला जो है ना, ये ब्लू वाला है आपका एडवांस्ड इकोनॉमीज और ये येलो है ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो शुरुआत में आप देख सकते हो ज्यादातर केसेस आए हैं यूरोप और अमेरिका में, है ना। वहां इटली में तो आपको याद होगा केसेस एक्सप्लोड हो रहे थे। फिर धीरे धीरे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का भी शेयर बढ़ता गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो एडवांस इकोनॉमीज है ना, वो कभी इस क्राइसिस को टैकल ही नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे सेकंड और थर्ड वेव भी आती गई, ठीक है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में भी सेकंड वेव आई है, इंडिया एक एक्सेप्शन थी अभी तक, अब दोबारा आ रही है, पर जब ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा गया था तब तक सेकंड वेव के कोई आसार नहीं थे। खैर, इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी सेकंड वेव आई है, पर एडवांस इकोनॉमीज में सेकंड थर्ड वेव आई है फटाफट, और वो ज्यादा लीथल रही हैं, ज्यादा ब्रूटल रही हैं। Clear? So 70% of the total cases and deaths during the initial stages of the pandemic advanced economies में हुआ है।
experience of second and third waves in the recent months, with the third wave being the most lethal. अच्छा, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की बात करें, लेटर मंथ्स में यहां इंपैक्ट ज्यादा आया है. The pandemic quickly intensified in a number of EMDs that now constitute around 50% of the total cases. लेट जाके इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में भी ये पैंडेमिक बढ़ा है, और इतना बढ़ गया कि 50% ऑफ द केसेस एंड 50% ऑफ द डेथ्स ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज से आ रही हैं. क्लियर? Outbreaks in Latin America, Caribbean, West Indies वगैरह, यूरोप, सेंट्रल एशियन रीजन्स हैव कंटिन्यूड टू ग्रो. अच्छा, चाइना ने फर्स्ट वेव एक्सपीरियंस करी, पहली वेव आई, उसके बाद चाइना ने दूसरी वेव आने ही नहीं दी, कंट्रोल कर लिया और सबसे पहले चाइना बाहर निकल गया. जब ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा गया था ना, तब इंडिया का भी यही कह रहे थे कि इंडिया ने अपनी जो पीक है वो सितंबर में अचीव कर ली थी, और उसके बाद इंडिया में केसेस डिक्लाइन ही करे हैं. ठीक है, पर अब जैसा कि आप देख रहे हो, महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, पर वो इस इकोनॉमिक सर्वे के लिखने के बाद हुआ है, तो इसीलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? चलो, स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक इन इंडिया. इंडिया imposed a stringent nationwide lockdown during the initial phase of the pandemic, मार्च-अप्रैल में. ठीक है, फॉलोड बाय ग्रेजुअल अनलॉकिंग. पहले स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, फिर धीरे 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 आपने अनलॉक करा, एंड फेजिंग आउट ऑफ द कंटेनमेंट मेजर्स. ठीक है, ड्यू टू दैट इंडिया क्रॉस्ड इट्स पीक इन मिड सितंबर. हमारी जो पीक लोड है ना केसेस का, वो शायद अप्रैल में आ जाता, शायद मई में आ जाता, पर हमने उस पीक को पुश कर दिया सितंबर तक थ्रू लॉकडाउन. अगर हम पुश ना करते और अगर अप्रैल में ही आ जाता हमारा पीक, तो अप्रैल में हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छे से थी ही नहीं. आपको पता है, जब ये पैंडेमिक आया था तो इंडिया के पास ना सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक ही लेबोरेटरी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. सिर्फ एक लेबोरेटरी थी जहां पे टेस्टिंग होती थी. पर सितंबर तक आते आते हमारे पास कम से कम 2300 लेबोरेटरीज आ गई थी. राइट? तो पीक पुश करने का मेन पर्पस क्या था कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर दो. जब तक पीक आएगी, लॉकडाउन लगा दिया, अब पीक आपने सितंबर तक पुश कर दी, अब आप बेड्स भी लगा सकते हो, नई फैसिलिटीज बना सकते हो, लैब्स बना सकते हो, टेस्टिंग बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो. क्लियर? तो पीक बढ़ाना हमारा एम था और हम अचीव भी कर गए. एंड सिंस देन द ओवरऑल केस लोड इज डिक्लाइनिंग डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन एंड ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन. विंटर और फेस्टिव सीजन के बावजूद केस लोड डिक्लाइन करता गया. फेस्टिव सीजन में तो बढ़ना चाहिए था, सेकेंड वेव तभी आ जानी चाहिए थी, नहीं आई तब. The pace of the spread has been controlled with doubling time of cases rising from 12 days in May to 249 days in December. हाँ, इसका मतलब क्या है? डबलिंग टाइम क्या होता है? कितना टाइम लगता है आपके जो टोटल नंबर ऑफ इंफेक्शंस हैं उनको डबल होने में. तो जितना कम टाइम होगा ना, उतनी ज्यादा तेजी से आपके कोरोना वायरस फैल रहा है. मई में ना डबलिंग टाइम 12 डेज था, मतलब हर 12 दिन में केस डबल हो रहे थे, हर 12 दिन में केस डबल हो रहे थे. पर ये डबलिंग टाइम बढ़ते 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 हो गया 249 डेज इन दिसंबर. मतलब केसेस को डबल होने में अब 249 डेज लगते थे. दैट मींस आपकी इंटरवेंशंस, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस काम आई है. राइट? डबलिंग टाइम आपने बढ़ा दिया. ये याद रखना, डबलिंग टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में. ओके, चलो. अच्छा, ये इकोनॉमिक सर्वे ना वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएगा. रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अभी तक तो हम बात कर रहे थे पूरे इंडिया की, पैन इंडिया की, पर पूरे इंडिया को भी तो आप 5 जोन्स में डिवाइड कर सकते हो. नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन. राइट? इन 5 जोन्स में क्या सिचुएशन थी, तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए. ना ये इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यू करता है कि शुरुआती दौर में ना सबसे ज्यादा लोड आ रहा था नॉर्दर्न रीजन में और वेस्टर्न रीजन में, महाराष्ट्र वाला रीजन और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी वगैरह, नॉर्थ का रीजन. नॉर्थ और वेस्ट ने संभाला हुआ था, यहां सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा था. साउथ में अभी बात बनी नहीं थी इतनी, साउथ में इतने केसेस आए नहीं थे. फिर जुलाई तक आते आते साउथ ने एकदम से एक्सप्लोजन स्टार्ट कर दी. साउथ में एकदम से बढ़ता गया सारा सिस्टम. राइट? सो मच सो के जुलाई आते आते तक 1/3 केसेस आपके कंट्री में साउथ से आ रहे थे. ठीक है? तो साउथ एक तरह का लेट ब्लूमर है, लेट आया है साउथ में, पर आया है. ठीक है? अच्छा, ईस्ट और सेंट्रल जोन में इतना हुआ ही नहीं. जो सेंट्रल जोन हो गया आपका और ईस्टर्न जोन है, वहां पे इतना नहीं है. वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 10% ऑफ टोटल केसेस. तो जो ईस्टर्न इंडिया है और सेंट्रल इंडिया है,
इनके केसेस मिला लो तो पूरे इंडिया के 10% बनेंगे। तो इतना सॉलिड यहां पे नहीं हुआ जितना वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में हुआ है। क्लियर? खैर, अगर हम डेथ्स की बात करें, डेथ कहां पे ज्यादा हुई है? अभी तो हम इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम डेथ की बात करें ना कि डेथ ज्यादा कहां पे हुई है, तो हमें पता चलता है सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं आपकी वेस्टर्न रीजन में और आपके सदर्न रीजन में। मोर देन 50% ऑफ फेटालिटीज अकर्ड इन वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स। और सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट थी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपकी डेथ्स हुई हैं। तो एक तो इन्फेक्शन होता है, डेथ्स होती हैं। डेथ्स ज्यादा वेस्ट और साउथ में हुई हैं, केसेस ज्यादा, इन्फेक्शन ज्यादा नॉर्थ और वेस्ट में आए हैं। खैर, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? वेस्ट, महाराष्ट्र में बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। ठीक है। और जब ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा गया था ना, जनवरी का टाइम अगर हम ले तब लिखा गया होगा, फेब में रिलीज हो गया था। जब ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा गया था ना, तब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सेकेंड वेव नहीं आई थी एक्सेप्ट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सेकेंड वेव आई थी। इनफैक्ट अगर हम इंफेक्शन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सेकेंड वेव आई थी, और अगर हम डेथ्स की बात करें तो थर्ड वेव भी आ गई थी, और थर्ड वेव ज्यादा लीथल थी नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया ने वेव्स एक्सपीरियंस करी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बाकी इंडिया ने नहीं करी थी अभी तक। अब बाकी इंडिया भी फेस कर रहा है, खासकर महाराष्ट्र सेकेंड वेव फेस कर रहा है। दैट इज द सिचुएशन नाउ। हम बात कर रहे हैं फेब की, जनवरी की मोस्टली। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इंडिया ने पीक पुश कर दी। पीक पुश करने की वजह से इंडिया के हेल्थ अथॉरिटीज को टाइम मिल गया कि वो टेस्टिंग बढ़ा दे, क्योंकि आपको पता है टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने का एक ही तरीका था कि रैपिड टेस्टिंग करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करो। टेस्टिंग से ज्यादा केसेस सामने आएंगे। टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई थी? वेल, इसलिए हो गई थी क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग भी थे ना, जिनको सिम्टम्स भी नहीं आ रहे थे कोरोना के, जिनको पता ही नहीं उनको कोरोना है, वो भी ट्रांसमिट कर रहे थे। अगर तो सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन होता कि सिम्टम वाले लोग ही ट्रांसमिट करते हैं, तो जिसको थोड़ा सा सर्दी जुकाम है उसको आपने आइसोलेट कर दिया टेस्ट करे बगैर। पर यहां पे क्या था, लोगों को सिम्टम भी नहीं आ रहे, फिर भी वो कोरोना फैला रहे हैं। इसीलिए आपको टेस्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो रही थी। तो आप लगातार धड़ल्ले से टेस्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। टेस्टिंग से आप क्या करते हो? टेस्टिंग से एक तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हो, उन्हें आइसोलेट कर देते हो, क्वारंटीन कर देते हो। फिर आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर सकते हो कि ये आदमी किस किस से मिला है, फिर उनकी टेस्टिंग कर दोगे। तो टेस्टिंग बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये सिर्फ इंडिया के लिए जरूरी नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था। नाउ, इस इकोनॉमिक सर्वे ने क्या स्टडी करा है कि पूरी दुनिया ने कैसे टेस्टिंग बढ़ाई है, मतलब सारी कंट्रीज ने कैसा परफॉर्म करा है एज फार एज टेस्टिंग इज कंसर्न। ठीक है, तो इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने देखा कि एक आप देखते हो, मतलब ना आप टेस्टिंग एफिशिएंसी देखते हो, आप कंपेयर करते हो कितने इंफेक्शन हो रहे हैं पर लाख पॉपुलेशन, और उसको कंपेयर करते हो कितने टेस्ट हो रहे हैं पर लाख पॉपुलेशन। अगर तो टेस्टिंग इन्फेक्शन पर लाख पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और टेस्टिंग पर लाख पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो फिर खराब चल रहा है, आपको टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। और ये जो सिचुएशन कि इन्फेक्शन पर लाख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टेस्टिंग पर लाख पॉपुलेशन बहुत कम है, यह सिचुएशन देखी गई थी यूके, अर्जेंटीना, जर्मनी, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, पेरू, पोलैंड। तभी कहा है इस इकोनॉमिक सर्वे ने कि दे हैड टू परफॉर्म मोर टेस्ट्स। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया रैपिडली रैम्प्ड अप इट्स कैपेसिटी टू रैपिडली स्केल अप टेस्ट। हमने फटाफट से टेस्टिंग बढ़ा दी। जनवरी 2020 में इंडिया के पास सिर्फ एक लैबोरेटरी थी पुणे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट्स इट। पर दिसंबर आते आते आपने 2300 लैब बना दी, फटाफट से खड़ी कर दी, जहां पे टेस्टिंग हो रही है, धड़ल्ले से टेस्टिंग हो रही है। यह एक स्पेक्टेक्युलर अचीवमेंट है। एक साल के अंदर आपने फटाफट से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अगर आपको लग रहा है आप बिल्कुल इसे ऐसे लेके चल रहे हो कि हाँ तो क्या हो गया, क्या बात होगी, इसमें क्या हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये कि एक लैब से आप 2300 लैब बना दी आपने, और इंडिया ने अपनी टेस्टिंग रैपिडली एक्सपैंड कर दी, जिसकी वजह से हम केसेस को कंट्रोल कर पाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाए। प्लस इंडिया ने तो ऐप भी निकाली थी आरोग्य सेतु, राइट। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, इसे हल्के में मत लेना, राइट। कीपिंग द फोकस ऑन टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये इंडिया की स्ट्रैटेजी थी। 3 T's इंडिया ने ना इस पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए 3 T स्ट्रैटेजी अपनाई थी।
ठीक है, ये आपने आंसर्स में ऐसी मेंशन करना है, इंडिया फॉलोड अ 3T स्ट्रैटेजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। ठीक है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, और ये इंडिया ने अच्छे से करा है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग बढ़ा दी हमने। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने कोविड-19 के बारे में बात कर रही है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया के सामने क्या डायलेमा फेस कर रहा था, क्या द्वंद्व की सिचुएशन थी इंडिया के सामने कि यार ये यहां जाएं या यहां जाएं, इधर चला मैं उधर चला, समझ ही नहीं आ रहा कहां चला, राइट? या तो बिल्कुल हम जाएं कि हम बिल्कुल ब्रूटल लॉकडाउन लगा देंगे, ऐसा करेंगे तो भाई रिसेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर रिसेशन को बचाने चलते हैं तो फिर इन्फेक्शन बुरी तरह फैल जाएगा, राइट? नाउ ये इकोनॉमिक सर्वे पता है क्या आर्ग्यू करता है? ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया अगर लॉकडाउन ना भी लगाता लॉकडाउन, तो भी रिसेशन तो आना ही आना था, पर लॉकडाउन की वजह से रिसेशन बहुत ज्यादा डीप हो गया, ये मानता है ये। अगर हम लॉकडाउन ना लगाते तो रिसेशन हल्का सा आता, पर लॉकडाउन लगाने की वजह से डीप आ गया। जैसे आप यहां देखो, ये जो रेड लाइन है ना, आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगी, ये जो रेड लाइन है, ये सिचुएशन होती अगर इंडिया लॉकडाउन ना लगाता, और ये इन्फेक्शन की सिचुएशन बता रही है कि अगर इंडिया लॉकडाउन ना लगाता तो ये रेड लाइन दिखाती आपके इन्फेक्शन की सिचुएशन, आपका कर्व स्टीप होता, पीक पहले ही आ जाता। पर क्योंकि इंडिया ने लॉकडाउन लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग करी, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन करी, तो इंडिया ये ब्लू लाइन पे पहुंच गया। दैट मींस पीक को फ्लैट कर दिया, कर्व को फ्लैट कर दिया। ठीक है, पर अब इसका जो नतीजा हुआ, इसका जो इंपैक्ट हुआ इकोनॉमी पे, वो नीचे वाले हाफ में। अगर इंडिया लॉकडाउन ना लगाता, मतलब रेड वाले कर्व की तरफ रहता, तो केसेस तो बढ़ जाते, पर रिसेशन इतना स्टीप ना आता। ये देखो रेड लाइन नीचे, ये जो नीचे रेड लाइन है, ये है कि अगर आप लॉकडाउन ना लगाते, रिसेशन थोड़ा हल्का होता, पर केसेस बहुत ज्यादा हो जाते। यहां देखो ये रेड लाइन। अब हम ब्लू लाइन पे आते हैं। ब्लू लाइन बताएगी कि आपने लॉकडाउन लगा दिया ना, क्योंकि आपने लॉकडाउन लगा दिया तो ये एक वाला कर्व तो फ्लैट हो गया, इन्फेक्शन वाला, पर इकोनॉमी वाला, रिसेशन वाला कर्व डीप हो गया, है ना? तो इंडिया की इकोनॉमी क्या, पूरे दुनिया की इकोनॉमी ये फेस कर रही थी। लॉकडाउन लगाएं तो ठीक है, इन्फेक्शन का कर्व तो फ्लैट हो जाएगा, पर रिसेशन का कर्व स्टीप हो जाएगा, रिसेशन तो बुरी तरह आ जाएगा। लॉकडाउन ना लगाएं तो रिसेशन का कर्व इतना स्टीप नहीं होगा, रिसेशन फिर भी आएगा पर स्टीप नहीं होगा, पर भाई केस लोड इतना ज्यादा हो जाएगा, हेल्थ अथॉरिटीज हैंडल ही नहीं कर पाएंगी, लोगों की जानें जा रही होंगी। जैसे इटली में आपने देखा था, बहुत बुरी सिचुएशन थी ना मार्च अप्रैल में, वैसी सिचुएशन आनी थी, राइट? सो कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्टेड नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस टू फ्लैटन द कर्व। द मेन एम ऑफ फ्लैटनिंग एपिडेमियोलॉजिकल कर्व वाज टू स्लो डाउन ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन स्लो करो, पीक को आगे पुश करो, एंड स्प्रेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ओवर टाइम। थोड़े थोड़े केसेस हर रोज आए, रादर देन एक ही दिन में इतने ज्यादा केस आ जाए। Thus allowing, अच्छा, इस वजह से हेल्थ अथॉरिटीज को टाइम भी मिल गया इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने का। बट ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। बट ऑल कंट्रीज फेस द ट्रेड ऑफ मतलब डायलेमा। ठीक है, क्या चूज करें? ऑल कंट्रीज फेस द ट्रेड ऑफ बिटवीन फ्लैटनिंग द इन्फेक्शन कर्व एंड स्टीपनिंग द रिसेशन कर्व। अगर इन्फेक्शन कर्व फ्लैटन करते हो तो रिसेशन कर्व स्टीप हो जाता है, रिसेशन कर्व फ्लैटन सा करते हो तो इन्फेक्शन कर्व वो हो जाता है, राइट? ये वही बात है, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स वाली बात है। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब होगी इस केस में, ठीक है, बुरा मत मानना, ऑलराइट? खैर, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स वाली बात है, ऑलराइट? तो ये फेस कर रहे थे। इंडिया ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? वेल, सिंपल सी चीज है, इंडिया ने पता है क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? इंडिया ने कहा कि देखो हम क्या करते हैं, हम केसेस, हम लाइव्स को चूज करेंगे, लाइवलीहुड्स पे हम बाद में आएंगे, पहले हम लाइव्स को चूज करेंगे, तो हम इन्फेक्शन का कर्व फ्लैटन कर देंगे। पर इस वजह से रिसेशन का कर्व तो भाई बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। 2 महीने तो आपने सब कुछ बंद कर दिया था, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, राइट? आपको याद होगा माइग्रेंट क्राइसिस हो गया था, कितने सारे इनफॉर्मल वर्कर्स पैदल घर जा रहे थे, यूपी बिहार, राइट? और भी कहीं हाईवे पे लोग पैदल पैदल जा रहे थे। इतना सॉलिड क्राइसिस हुआ था, ये शॉर्ट टर्म, ये जो आया था, ये सॉलिड पेन आया था, है ना? तो आपने सोचा कि हम कर्व को फ्लैट करते हैं, उस वजह से रिसेशन स्टीप हो गया। तो इंडिया ने ना 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम कर्व को फ्लैट करते हैं, इन्फेक्शन कर्व को,
उस वजह से ये जो रिसेशन का कर्व है ये स्टीप हो जाएगा। तो इस रिसेशन के कर्व को मैनेज करने के लिए, कम स्टीप करने के लिए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, फिस्कल सपोर्ट लेके आएंगे, आरबीआई हरकत में आएगा, गवर्नमेंट हरकत में आएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्फेक्शन कर्व को फ्लैटन करा, और ये जो रिसेशन कर्व है इसे मैनेज करने के लिए क्या लेके आए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेके आए। आरबीआई ने लोन मॉरेटोरियम लगा दिया कि लोन देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स काट दिए, लोन सस्ते कर दिए, ठीक है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी फ्लो करवा दी, पुश करवा दी, राइट। ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। और हम वॉल्यूम 1 के चैप्टर 1 में कर भी चुके हैं कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल सपोर्ट आया था ना, वो लेट आया था। शुरुआत में गवर्नमेंट ने फोकस करा एसेंशियल एक्टिविटीज देंगे, एसेंशियल आइटम्स देंगे, फिर बाद में आपने और फिस्कल सपोर्ट दिया, यही थी ना बात। खैर, the pandemic has been a unique economic shock that has triggered both supply and demand side shocks simultaneously across economies of the world. ये ना पैंडेमिक पता क्यों यूनिक है कि इसने दोनों साइड के शॉक रखे, सप्लाई साइड शॉक भी रखा, डिमांड साइड शॉक भी रखा। सप्लाई साइड में भी सॉलिड शॉक आ गया, डिमांड साइड में भी सॉलिड शॉक आ गया। वरना जितने भी अभी तक रिसेशंस आए हैं ना, उसमें या तो डिमांड में दिक्कत हुई है या सप्लाई में दिक्कत हुई है। इसमें दोनों में सिवियर दिक्कत हुई थी, सिवियर दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं डिमांड साइड शॉक कैसे आया था। वेल, डिमांड साइड शॉक सिंपल है, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होगा, ये मैनेजमेंट कैसे होगा, लोगों को आइडिया ही नहीं था, है ना। डिमांड शॉक की बात करते हैं, लोगों को ना आइडिया ही नहीं है कि ये पैंडेमिक में क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, इकोनॉमी कब ठीक होगी, अनसर्टन सी सिचुएशन है ना। जब भी अनसर्टेनिटी होती है ना, बिजनेसेस जो होते हैं इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने प्लान करा हुआ था कि मैं एक नई फैक्ट्री लगाऊंगा, तो मैं नई फैक्ट्री लगाना के लिए जो इन्वेस्टमेंट थी वो रोक दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरी नई फैक्ट्री चलेगी भी या नहीं चलेगी, इकोनॉमी की सिचुएशन तो अनसर्टन है, राइट। तो ये नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और अगर नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड गिर जाएगी। अगर आप नई फैक्ट्री लगाते तो आप सीमेंट, मशीन्स, इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ा देते, राइट, कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ा देते। पर सारे प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्टमेंट रोक दी, क्योंकि पता ही नहीं क्राइसिस क्या कैसे जाएगा, पता ही नहीं था ना उस टाइम पे। तो इन्वेस्टमेंट रुक गई, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि मशीन्स हो गई, टूल्स हो गया, सीमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन, डिमांड गिर गई, ठीक है। अच्छा, डिमांड को और रोकने के लिए क्या था, जब क्राइसिस आता है ना, इकोनॉमी में रिसेशन आता है, तो लोग ना सेविंग्स बढ़ा देते हैं, लोग कंजम्पशन करते हैं, खर्चा करते हैं सिर्फ एसेंशियल आइटम्स पे, फूड हो गया और बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स होगी, सिर्फ उन्हीं पे खर्चा कर रहे थे। जो नॉन एसेंशियल आइटम्स थी उन पे लोगों ने खर्चा बिल्कुल बंद कर दिया और सेविंग्स बढ़ा दी। अच्छा, अगर लोग खर्चा नहीं कर रहे तो डिमांड तो गिरेगी, राइट। अच्छा, डिमांड गिर रही थी, इस वजह से बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट और रोक रहे थे। मैं फैक्ट्री क्यों लगाऊं अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी रुक रही थी, और लोग क्योंकि सेविंग ज्यादा कर रहे थे डिमांड भी गिरा रहे थे। ये एक दूसरे को भी रीइंफोर्स कर रही हैं। क्लियर। अच्छा, एक और, इसे फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं मैं अभी आऊंगा। खैर, फिर फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक कैसे, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, ना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ना फैक्ट्रियां चल रही है, ना कुछ हो रहा है, बिल्कुल शांत, सप्लाई रुक गई चीजों की। क्लियर। अच्छा, और क्या रीजन था सप्लाई शॉक का, वेल, लेबर मूव नहीं कर पा रही है, लेबर काम पे नहीं जा पा रही है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जा पा रही है, सारा कुछ बंद है, राइट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक था। अब ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर डिमांड शॉक और फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक दोनों क्या कर रहे थे, दोनों सेकंड ऑर्डर डिमांड और सप्लाई शॉक कर रहे थे। जैसे यहां देखना, ये डिमांड शॉक, पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, लोगों ने सेविंग्स बढ़ा दी। ये दोनों है फर्स्ट ऑर्डर डिमांड शॉक। इन दोनों की वजह से क्या हो गया, कंजम्पशन रुक गई, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, है ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो फैक्ट्रियां और बंद हो जाएंगी। जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं वो भी नहीं चलेंगी, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। तो लोग, जो फैक्ट्री ओनर्स है वो क्या करेंगे, वर्कर्स को निकाल देंगे, तो लोग बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयड लोग हो जाएंगे तो डिमांड तो और गिरेगी। पहले मेरे पास तनख्वाह आ रही थी, उस वजह से मैं डिमांड बढ़ा रहा था, अब मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है तो तनख्वाह नहीं आ रही, तो डिमांड बिल्कुल ही गिर गई,
राइट। सप्लाई शॉक की भी बात करें, फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, लेबर अवेलेबिलिटी गिर गई, लेबरर्स को इंप्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, पूरी सप्लाई चेन रुक गई, पूरी की पूरी सप्लाई चेन रुक गई, चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही। अच्छा, आपको पता है ये जो डिमांड शॉक है, तभी मैंने ये एरो बनाया, डिमांड शॉक की वजह से सप्लाई शॉक भी ज्यादा हो रहा था और सप्लाई शॉक की वजह से डिमांड शॉक भी हो रहा था ज्यादा। जैसे सप्लाई शॉक क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, लेबर काम पे जा ही नहीं पा रही, लेबर काम पे नहीं जाएगी तो उनको तनख्वाह नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी तो वो डिमांड शॉक करेंगे। तो सप्लाई शॉक की वजह से डिमांड शॉक था और डिमांड शॉक की वजह से भी सप्लाई शॉक था। कैसे? अगर लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, डिमांड गिरी होगी तो फैक्ट्रियां बंद पड़ी रहेंगी, फैक्ट्री बंद पड़ी रहेगी तो लेबर काम पे नहीं जाएगी, फैक्ट्री बंद होगी तो सप्लाई तो गिरी हुई है। तो डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं और सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स बना रहे हैं। क्लियर? These first order shocks created second round of effects on both supply and demand. These effects were further amplified through international trade and financial linkages. International trade भी रुक गया, फाइनेंशियल लिंकेजेस की वजह से भी और ज्यादा ये क्राइसिस बढ़ गया। अब फाइनेंशियल लिंकेजेस की वजह क्या होगा, फाइनेंशियल लिंकेज का मतलब क्या होगा? सिंपल सी चीज है, पहले ये क्राइसिस ना सिर्फ फैक्ट्रीज डिमांड सप्लाई तक था, उसके बाद ये क्राइसिस बैंक्स तक भी पहुंच गया। कैसे? अगर मेरी फैक्ट्री चलेगी नहीं तो मैंने जो लोन उठाया हुआ था वो चुकाऊंगा कैसे? तो बैंकों पे भी एनपीए का क्राइसिस मंडराने लग गया। बिकॉज सप्लाई शॉक है, मेरी फैक्ट्री चल नहीं रही तो मैं बैंक्स को कैसे पैसा चुकाऊंगा? तो ये मेरी जो बिजनेस है उसका बैंक्स के साथ लिंक है, फाइनेंशियल लिंकेज है, तो मुझे क्राइसिस होगा, बैंक्स को भी होगा। तो फाइनेंशियल लिंकेज की वजह से क्राइसिस और एक्सपैंड कर दिया। तभी तो आरबीआई लोन मॉरेटोरियम लेके आया हुआ था, राइट? तो ओवरऑल ग्लोबल एक्टिविटी रुक गई, इंटरनेशनल ट्रेड रुक गया, इंपोर्ट्स रुक गए, एक्सपोर्ट रुक गया, काफी चीजें रुक गई। ठीक है। Now, the policies to flatten the epidemiological curve therefore needed to be accompanied by economic policies. ये जो कर्व है इसे फ्लैट करने के चक्कर में रिसेशन कर्व ज्यादा स्टीप हो रहा था, इसीलिए रिसेशन कर्व ज्यादा स्टीपनेस उसकी रोकने के लिए, रिसेशन को कम से कम करने के लिए आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आनी थी, डिजाइन्ड एंड टारगेटेड टू मिटिगेट द रिजल्टिंग शॉक टू द इकोनॉमिक सिस्टम एंड फ्लैटन द रिसेशन कर्व। रिसेशन कर्व तो नीचे जाएगा ही, स्टीप होगा, क्योंकि आपने दूसरा रास्ता अपना लिया, आपने इन्फेक्शन कर्व को फ्लैटन करने का सोचा तो रिसेशन कर्व नीचे जाएगा, पर रिसेशन कर्व को फ्लैट करने के लिए आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आनी थी। क्लियर? अच्छा, ये जो मैंने बॉक्स शेयर करा हुआ है ना, ये बॉक्स बता रहा है कि कौन से सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये बताएगा इकोनॉमिक सर्वे का कि कोविड-19 का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट था किस सेक्टर ने ज्यादा फेस करा है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान किसी सेक्टर को हुआ है ना, तो वो हुआ है सर्विसेज सेक्टर को। टूरिज्म रुक गया, ट्रांसपोर्ट रुक गया, सबसे ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीजें रुक गई, रिटेल ट्रेड, शोरूम्स बंद हो गए। सर्विसेज सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स थे वो तो वापस गांव जाने लग गए, अपने माइग्रेंट क्राइसिस हो गया। सबसे ज्यादा बुरे हाल इधर हुए। ठीक है, तो ये पता क्या आर्ग्यू करता है, कहता है जिस सेक्टर का सबसे ज्यादा शेयर था ना इकोनॉमी में, सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बुरे हाल हुए। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बंद हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी नुकसान हुआ है। खैर, इतना बुरा नुकसान नहीं हुआ जितना इन दोनों को हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हुआ, पर Q3 आते आते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकवर करने लग गया, पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर तो अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं उनके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकवर करने लग गया, थर्ड क्वार्टर से ही, सितंबर आते आते रिकवर करने लग गया था। अच्छा, एक सेक्टर जिसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिसको नुकसान ही नहीं हुआ और जिसने इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी बचा ली, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे। ठीक है, पर एक सेक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था, इनफैक्ट ग्रो करा था, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसने इकोनॉमी को बचा लिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन ही ग्रोथ हुई थी। क्लियर? एग्रीकल्चर में क्यों ग्रोथ हुई थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने हार्वेस्टिंग वगैरह रोकी नहीं, राबी की बंपर हार्वेस्टिंग हुई थी, राबी क्रॉप की। खरीफ का सोइंग सीजन भी अच्छे से गया था। गांवों वगैरह में गवर्नमेंट ने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर चले अच्छे से। उसका एक और कारण है,
अगर एग्रीकल्चर सेक्टर रुक जाएगा तो एसेंशियल आइटम क्या है, फूड रुक जाएगा। सर्विसेज रुक जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक जाएगी, कोई नहीं, सहन कर लेंगे। टीवी फ्रिज नहीं बन रहे, सहन कर लेंगे। पर खाना रुक गया तो कैसे सहन करेंगे, वो तो एसेंशियल आइटम है। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करा, रूरल डिमांड बची रही। रूरल एरियाज में होता है एग्रीकल्चर, रूरल डिमांड बची रही, इस वजह से इंडिया में थोड़ी डिमांड बची रही। क्लियर? तो ये बातें बोली हुई हैं, इस बॉक्स को एक बार ही पढ़ लेना आप, ठीक है, यही सारी बातें। खैर, अब हम आगे चलते हैं। डिसरप्शन टू द ग्लोबल इकोनॉमी, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में क्या डिसरप्शन आई थी, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था ग्लोबल इकोनॉमी में। एक एक सेंटेंस करते, एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसे समझते जाएंगे, ठीक है। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आया था कोविड-19 का। दो, सिंस 2018 growth momentum in global economy या global output was on a weakened footing। दो ऑलरेडी 2018 से ना ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ी वीक चल रही थी, पर कोविड-19 ने इस वीकनेस को और एग्रेवेट कर दिया, इस ड्रॉप को और एग्रेवेट कर दिया, रिसेशन ही ले आया, ठीक है। अब कोविड-19 की वजह से क्या क्या इंपैक्ट हुआ है आपकी इकोनॉमी पे, कैसे कैसे कोविड-19 ने आपकी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। एक तो मोबिलिटी रिड्यूस कर दी, मोबिलिटी गिरी गई, ठीक है। सप्लाई साइड डिसरप्शन हो गई, है ना, लोग जा ही नहीं पा रहे एक जगह से दूसरी जगह, लेबर काम पे नहीं जा पा रही है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज नहीं है। देन अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसीज इंपैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको पता ही नहीं फ्यूचर कैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट्स रोक दोगे, इन्वेस्टमेंट्स रुक गई, है ना। नेक्स्ट, डिसरप्शन इन एजुकेशन हैज इंपैक्टेड ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन। एजुकेशन सर्विसेज रुक गई, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए। अच्छा, स्कूल्स और कॉलेजेस का फायदा क्या होता है, ये आपकी पॉपुलेशन को स्किल करता है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ना स्किल सीखने के लिए, कॉलेजेस इंपॉर्टेंट है ना स्किल सीखने के लिए। अगर आपके लोगों की एजुकेशन रुक जाएगी, अगर आपके लोगों की स्किल्स रुक जाएंगी, तो जो आपकी लेबर है वो फ्यूचर में ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगी, राइट। आपकी जो लेबर है ना, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं, उसके पास जितनी ज्यादा एजुकेशन स्किल्स वगैरह हो उतनी वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी, है ना। तो आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो बढ़ती जाएगी। पर बिकॉज ये डिसरप्शन आ गई थी, एजुकेशन बंद हो गए थे, सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे, ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन भी रुक गई। देन इमर्जेंस ऑन द कंसर्न्स रिगार्डिंग द वायबिलिटी ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, सप्लाई चेन ही रुक गई और ग्लोबल वैल्यू चेन्स की भी आपको लगने लग गया कि हाँ यार प्रॉब्लम है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में बात नहीं है। जैसे ये जो क्राइसिस है ना, इसने सारी कंट्रीज को पता है क्या प्रॉम्प्ट करा है कि आप सेल्फ रिलायंट हो जाओ, आप बाकी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता किसी कंट्री में क्राइसिस आ जाए। अब आपके कंट्री में सारे टीवी अगर इटली से आते, तो जब इटली में क्राइसिस आया आपके कंट्री में टीवी ही ना पहुंचते, कुछ बनती है बात। ग्लोबल वैल्यू चेन्स का क्या है कि अब सारा ही ग्लोब ना कनेक्टेड है, किसी का सामान कहीं से कहीं आ रहा है। एप्पल के फोन डिजाइन यूएसए में होंगे, मैन्युफैक्चर चाइना में होंगे, ये पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए ना सारी वैल्यू चेन। पर इससे इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, सारी कंट्रीज की आपस में डिपेंडेंस बढ़ती है। जितनी ज्यादा सारी कंट्रीज की डिपेंडेंस होगी एक दूसरे पे, उतने ज्यादा वल्नरेबल भी तो कि उस कंट्री में क्राइसिस आ गया, आपका तो क्रिटिकल कंपोनेंट का इंपोर्ट रुक जाएंगे, राइट। इसी वजह से सारी कंट्रीज ने सोचा कि अब हमें सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। बाकी कंट्रीज पे डिपेंड करेंगे तो बाकी कंट्रीज कहीं उड़ी तो हम भी उड़े। तभी तो इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत लेके आया, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, कि हमें सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी यही चल रहा है। याद है ना प्रधानमंत्री ने कहा था बी वोकल फॉर लोकल, है ना। वोकल फॉर लोकल मतलब लोकल चीजें खरीदो ज्यादा, सेल्फ रिलायंस की बात करी थी। ओवरऑल सारी कंट्रीज में सेल्फ रिलायंस की बात चल रही है, तो कह रहे हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स पे विश्वास लोगों का गिर गया। एंड लास्ट इज एडवर्स इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म, ये तो रुकना ही था, ठीक है। द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने को हम कहते हैं ग्लोबल लॉकडाउन, क्योंकि सारी कंट्रीज ने इस महीने में तो लॉकडाउन लगाया हुआ था। With world economic activity coming to a standstill, leading to a steep fall in output during second quarter. Second quarter में steep fall हो गया. Global output is expected to witness the sharpest contraction in a century, contracting in the range of 3.5 to 4.3%. ठीक है, पूरे ग्लोबल जीडीपी को लॉस हुआ है $9 ट्रिलियन का।
और सबसे ज्यादा लॉस पता है किसकी वजह से हो रहा है? एडवांस्ड इकोनॉमीज। मतलब जितना भी ये इकोनॉमिक लॉस हो रहा है ना, ज्यादा प्रॉब्लम एडवांस्ड इकोनॉमीज ने फेस करी, और हम जानते हैं यूरोप और अमेरिका ने बहुत बुरे हाल फेस करे हैं। Though there has been a rebound in the global activity, Q3 से अनलॉकिंग शुरू हो गई थी, थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने लगी थी, फिर भी एडवांस इकोनॉमीज ने अभी भी बढ़त नहीं दिखाई। इमर्जिंग इकोनॉमीज बढ़ने लगी, एडवांस इकोनॉमीज के बुरे हाल थे। और ये हमें कैसे पता चलता है? एक ग्लोबल कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है ग्लोबली। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ने कॉन्ट्रैक्शन फेस करी है फॉर द 5 months बिफोर जुलाई। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड 9.2% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अच्छा, जब ट्रेड नहीं है, टूरिज्म नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ चल ही नहीं रहा, तो कमोडिटीज के प्राइसेस भी तो कम होने लग जाएंगे क्योंकि उनकी डिमांड कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल। ऑयल एक कमोडिटी है, लॉकडाउन के दौरान ऑयल की डिमांड बिल्कुल ही नहीं गिर गई थी, कुछ चल ही नहीं रहा। ऑयल की डिमांड गिरेगी तो ऑयल के प्राइसेस भी गिरेंगे। ठीक है, so most commodity prices including oil rebounded from their mid 2020 lows, है ना? जो जुलाई जून का टाइम था उसमें बहुत लो हो गए थे, पर उसके बाद अनलॉकिंग स्टार्ट हो गई थी तो इनके प्राइसेस भी बढ़ने लगे, और आज तो पेट्रोल डीजल बहुत ही ज्यादा है हमारे लिए। तो were gradually lifted and demand firmed especially from China। चाइना से डिमांड, क्योंकि चाइना जल्दी अनलॉक कर गया था, रिकवर कर गया था, तो चाइना ने ग्लोबली डिमांड बढ़ा दी। अच्छा, इस दौरान गोल्ड इमर्ज्ड एज अ सेफ हेवन। यह हमेशा याद रखना, जब भी क्राइसिस आएगा ना, जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आज भी मानते हैं कि गोल्ड सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो जब भी क्राइसिस आएगा, लोग गोल्ड की तरफ भागेंगे, गोल्ड की डिमांड बढ़ाएंगे, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ वीक डिमांड एंड सबड्यूड एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन मॉडरेटेड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफ्लेशनरी प्रेशर आ गया था, जब सारी कमोडिटी के प्राइसेस गिरे हुए हैं, डिमांड गिरी हुई है, ऑयल गिरा हुआ है, तो डिफ्लेशन सी भी सिचुएशन आ गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी। ठीक है, अब एडवांस्ड इकोनॉमीज में ज्यादा इन्फ्लेशन कम हुई थी, इमर्जिंग इकोनॉमीज में इतनी ज्यादा कम नहीं हुई थी। क्यों? उसका कारण है, एक, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती हैं। अब अगर उनकी करेंसी डेप्रिशिएटेड होगी, दैट मीन्स अगर $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज और अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तो 70 रुपए पर डॉलर पे हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। हमें अगर बाहर से $1 की चीज खरीदनी है तो इंडियंस को 70 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएटेड होती, 50 रुपीज पे होती, तो हमें सिर्फ 50 रुपए खर्च करने पड़ते। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज की करेंसी ना डेप्रिशिएट हो रही थी, उस डेप्रिसिएशन की वजह से भी उनके इंपोर्ट्स महंगे हो गए, तो वहां थोड़े से इतनी इन्फ्लेशन गिरी नहीं, प्राइसेस बचे रहे। प्लस वहां पे फूड प्राइस इन्फ्लेशन भी हो गई थी। इंडिया में अब आज इन्फ्लेशन चल रही है, उसका कारण क्या है? एक तो करेंसी डेप्रिशिएटेड हुई थी, पर ज्यादा बड़ा कारण क्या है? फूड इन्फ्लेशन। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में यह मुद्दा नहीं हुआ। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस अकोमोडेटिव रही। दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई सबने इजी मनी पॉलिसी करनी शुरू कर दी। इजी मनी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, लिक्विडिटी पुश दिया, पैसा फ्लो करवाया, इकोनॉमी में पंप करा, प्रिंट करके कई कंट्रीज ने पैसा पंप करा है, तो उसे कहते हैं अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। ठीक है, हाँ, एक और चीज, शुरुआत में जब ये क्राइसिस आया था शेयर मार्केट भी गिर गई थी, पर शेयर मार्केट ने ना एकदम से उछाल देखा है। Despite subdued activity, global equity market, share market have rebounded at a faster pace from the March lows, है ना? तो शेयर मार्केट ने बहुत ज्यादा उछाल देखा है। खैर वो उछाल भी ना वेरिड है, किसी कंट्री में अच्छा खासा उछाल है, किसी कंट्री में कम है, वो डिपेंड करता है। जिस कंट्री में सर्विसेज सेक्टर की कंपनी ज्यादा होंगी वहां उछाल इतना नहीं होगा। जिन कंट्रीज में टेक सेक्टर का रोल ज्यादा होगा, टेक कंपनीज ने तो उछाल देखा है, नेटफ्लिक्स वगैरह ने, राइट? तो वो चीज है। अच्छा, यूएस डॉलर वीकन कर गया था। नाउ द पैंडेमिक हैज एक्सैस्परेटेड द रिस्क एसोसिएटेड विद डेकेड लॉन्ग वेव ऑफ ग्लोबल डेट एक्यूमुलेशन। डेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई, गवर्नमेंट डेट भी बढ़ा इस दौरान, क्योंकि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए खर्चा करना था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया, तो गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स बढ़ा दी अपनी, तो गवर्नमेंट पे भी डेट बढ़ा है। और डेट की प्रॉब्लम कॉर्पोरेट्स ने भी फेस करी है, क्योंकि वो अपना डेट चुका नहीं पा रहे थे, बिकॉज रेवेन्यूज ड्राई अप हो गए थे, राइट? तो ये चीज है।
Debt is likely to rise further as government finance the recovery by facilitating the transition of capital, labor, skills and innovation to post-pandemic economic environment. Government को ज्यादा फिस्कल सपोर्ट देना पड़ेगा इकोनॉमी को अगर रिकवर करना है. फिस्कल सपोर्ट मतलब गवर्नमेंट को अभी भी अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे. जैसे इस बारी का इंडिया का बजट आया, रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा है, उस वजह से गवर्नमेंट बोरो कर रही है ज्यादा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है. तो ये डेट की प्रॉब्लम गवर्नमेंट पे रहेगी आने वाले काफी समय तक. और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी है. अब गोइंग फॉरवर्ड का मतलब पता है क्या है? देखो यहां ना गोइंग फॉरवर्ड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अपसाइड रिस्क्स, डाउनसाइड रिस्क्स. अब इसका मतलब क्या है? अभी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रिकवर कर रही है. ये वर्ल्ड की इकोनॉमी और अच्छे से रिकवर कर सकती है अगर ये फैक्टर्स काम आ जाएं. और अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी जैसे भी रिकवर कर रही है बिल्कुल ही बुरे हाल में जा सकती है अगर ये फैक्टर सच हो जाते हैं. अपसाइड रिस्क का मतलब पता है क्या है? जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा बढ़िया रिकवरी होगी, वो इन फैक्टर्स की वजह से होगी, अपसाइड रिस्क. और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बुरे हाल ही हो गए, रिकवरी ही नहीं हुई, तो ये डाउन साइड रिस्क है. तो अपसाइड रिस्क क्या है? आपकी इकोनॉमी और बेहतर कैसे रिकवर कर सकती है अगर वैक्सीनेशन कैंपेन अच्छा चले, कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और फिस्कल सपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट और आरबीआई की तरफ से सपोर्ट जारी रहे, तो आपकी इकोनॉमी और अच्छे से रिकवर करेगी. आपकी इकोनॉमी बिल्कुल भी रिकवर नहीं करेगी अगर नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ गए, नए वेरिएंट्स आ गए कोरोना वायरस के जो ट्रीट ही नहीं होते. कोरोना वायरस म्यूटेट करता जा रहा है, नया स्ट्रेन आता जा रहा है, वो हो जाए. डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑन पोटेंशियल आउटपुट फ्रॉम पैंडेमिक अभी तक कंट्रोल नहीं आया. दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेस ट्रिगर्ड बाय हाई डेट लेवल्स एंड वीक ग्रोथ. जैसे कि ग्रोथ होना, रिकवरी ना हो तो कॉर्पोरेट्स के पास रेवेन्यू ना आए तो वो बैंकों को पेमेंट ना कर पाए, तो बैंकों के एनपीए बढ़ते रहें, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, उस वजह से इकोनॉमी आपकी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी. अच्छा, नेक्स्ट है कि इंडिया ने रिस्पॉन्ड कैसा करा है जिसकी वजह से इंडिया की वी शेप्ड रिकवरी हुई है. नाउ व्हाट आई वुड वांट इज कि ये वाली सारी चीज आप खुद पढ़ो. एक तो आप खुद पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, पर अगर आपको नहीं भी समझ आता तो टेंशन मत लेना, क्योंकि सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में, जो आने वाले चैप्टर्स हैं, उनमें ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी होंगी. ठीक है, तो ये चीज आप खुद जरूर पढ़ना. अब आपको इतना समझ आ गया होगा, जो भी हमने डिस्कशन करी है उससे इतना आइडिया लग गया होगा, कुछ पेचीदा कॉन्सेप्ट के बारे में भी आइडिया लग गया होगा कि आप पूरा समझ पाओ. कुछ नहीं है इसमें बस ये बताया हुआ है इंडिया ने रिकवरी कैसे अचीव करी है, इंडिया ने क्या क्या करा है. ठीक है, और इंडिया को क्या क्या शॉक फेस करने पड़े हैं. कोविड-19 की वजह से लेबर मार्केट हिल गई, जीवीए हिल गई. ठीक है, और इंडिया ने क्या क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स रखा है. एक तो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन रखी है, फिर फिस्कल स्टिमुलस दिया है, आत्मनिर्भर पैकेज, फिर मॉनेटरी पॉलिसी रखी है, आरबीआई ने बिल्कुल अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी रखी है, और इंडिया की मल्टी प्रोंग पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या था. ठीक है, ये सारी चीजें आपने अच्छे से करनी है. और मैंने साथ ही साथ ना स्क्रीनशॉट भी लिए हैं कि पर्टिकुलर पॉलिसी इंडिया ने क्या फॉलो करी है, कि फिस्कल पॉलिसी में क्या फॉलो करा है. ठीक है, कंटेनमेंट मेजर्स क्या थे, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या लिया इंडिया ने. ठीक है, ये सारी चीजों के जो इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल में दिया हुआ है, ये आपके स्क्रीनशॉट्स होंगे, ये आपने अच्छे से पढ़ना है कि फिस्कल पॉलिसी के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या था, रेपो रेट कम करा है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस करें, ये सारी चीजें. ठीक है, तो इन पे हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप पढ़ भी लोगे पीडीएफ से, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. क्लियर, मेक सेंस. चलो, और एंड में है आउटलुक कि क्या सिचुएशन लगती है, क्या लगता है इंडिया कैसे जाएगा, फैक्टर्स दैट कैन बूस्ट इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फर्दर, अपसाइड रिस्क्स, कि इंडिया की ग्रोथ और अच्छी कैसे हो सकती है अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मलाइज होती जाए और वैक्सीन रोल आउट अच्छा हो जाए, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ रेगुलेशंस बेटर होता जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ब्रिजेस पे खर्चा ज्यादा करे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले पीएलआई स्कीम से, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, करंट अफेयर लेक्चर में करा हमने, राइट. फिर सर्विसेज सेक्टर जो डिमांड डेफिसिट फेस कर रहे हैं उनकी डिमांड वापस आ जाए, वो क्लियर. और ये लास्ट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 2 years एज पर आईएमएफ. अगर ये फैक्टर साथ देते हैं तो आईएमएफ की ये प्रेडिक्शन सही होगी. ये है आउटलुक इंडिया की. क्लियर,
बाकी ये बस एक ब्रीफ सा आपको ओवरव्यू दिया है। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक सेक्टर को, फिस्कल एरिया को अच्छे से करेंगे, मॉनेटरी को करेंगे, बैंक्स को करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को करेंगे, एग्रीकल्चर को करेंगे, सबको करेंगे, तो घबराना मत। ऑलराइट, क्लियर? ठीक है, चलो फिर दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू डिडंट हैव एनी डाउट्स, बट इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस दोस डाउट्स। आई विल बी हैप्पी टू एंटरटेन देम ऑल। Alright, so that's it from my side guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you. Hi, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।